मैक्रोसाइटिक एनीमिया किसे कहते हैं? मैक्रोसाइटिक एनीमिया नाम से ही ज़ाहिर है कि जिसमें हमारे पास आरबीसी का साइज़ या मीन करपस्कुलर वॉल्यूम ऑफ आरबीसी जो है वो ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर क्यूब हो जाए, उस एनीमिया का नाम मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। अभी ये साइज़ किस की वजह से डिफिशेंट हो जाता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ ये साइज़ बढ़ जाता है बाय वाई क्योंकि हमारे पास जब डिफिशेंसी हो किसकी, जब हमारे पास डिफिशेंसी हो जाए फोलेट की या विटामिन बी 12 की, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। याद रहे कि हमारे पास फोलेट सर्कुलेट करता है, हमारे पास फोलेट जो है ये हमारे पास सर्कुलेट करता है इनसाइड द ब्लड सीरम। ये ब्लड सीरम में फोलेट सर्कुलेट करता है और ये सर्कुलेट करता है और इसके साथ साथ ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो हमारी डीएनए सिंथेसिस की प्रिकर्सर में काम करते हैं। अगर डीएनए की सिंथेसिस का प्रिकर्सर ही सही नहीं है, कम है, तो हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस सही नहीं होगी, डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे पास जो सेल होगा उसका साइज़ इनलार्ज हो जाएगा। तो याद रहे मिथाइल ग्रुप आगे यहाँ पर आगे आ रहा है, कहा जाता है कि मिथाइल ग्रुप जो है ये हमारे पास फोलेट जो है सर्कुलेट करता है एज हमारे पास ये जो फोलेट है सर्कुलेट करते हैं इन ब्लड सीरम एज मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में सर्कुलेट करता है और जूही यहाँ पर जूही मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ, ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है विटामिन बी 12 को, और विटामिन बी 12 इस मिथाइल ग्रुप को क्या कर देता है? ट्रांसफ़र कर देता है नेक्स्ट एक मॉलिक्यूल को जिसका नाम है होमोसिस्टीन। जब होमोसिस्टीन के साथ ही मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ, होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे मॉलिक्यूल में, उसका नाम है मिथायोनीन। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू मिथाइल जो है यहाँ पर मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथाइल ग्रुप रिमूव हुआ, यहाँ पर विटामिन बी 12 का गया, विटामिन बी 12 से होमोसिस्टीन को, और होमोसिस्टीन से हमारे पास उसने क्या प्रोड्यूस किया? मेथेनिन प्रोड्यूस किया। लेक ऑफ फोलेट कहा जाता है अगर हमारे पास फोलेट क्या है? लेक है, फोलेट की कमी है या इसके साथ साथ विटामिन बी 12 की कमी है, तो अभी क्या होने वाला है? लेक ऑफ बी 12 है या फोलेट है, तो इससे क्या हुआ? इम्पेयर हो गया डीएनए सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस हमारे पास क्या हो गई? इम्पेयर हो गई। जब डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर हो, क्योंकि प्रिकर्सर ही इम्पेयर है, तो इम्पेयर्ड डिवीजन होगा। इम्पेयर्ड डिवीजन होने की वजह से हमारे पास इनलार्ज्ड आरबीसी होंगी। आरबीसी जो है हमारे पास क्या होंगी? इनलार्ज्ड होंगी, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेगैलोब्लास्ट। लार्ज आरबीसी होंगी और उसे हम क्या कहते हैं? मेगैलोब्लास्ट। और याद रहे कि ये इम्पेयर डिवीजन ऑफ किसी भी सेल की, जब डिवीजन ही इम्पेयर्ड है, इम्पेयर्ड ऑफ डिवीजन होने की वजह से, मैं अगर बात करूँ ग्रेनुलोसाइट की, ग्रेनुलोसाइट की डिवीजन इम्पेयर्ड है, सही। ग्रेनुलोसाइट की जब इम्पेयर्ड डिवीजन है, ग्रेनुलोसाइट की इम्पेयर्ड डिवीजन के साथ ही हमारे पास क्या होगा? इट विल काज हाइपर सेगमेंटेड। ये हमारे पास क्या काज करेंगे? हाइपर सेगमेंटेड। इट विल काज हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं, क्योंकि डिवीजन ही हमारे पास इम्पेयर्ड है, तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होगा ये हाइपर सेगमेंटेड हो जाएगा, और हाइपर सेगमेंटेड होने की वजह से हमारे पास जो एनीमिया होंगी उसका नाम है मैक्रोसिटिक एनीमिया।
मैक्रोसाइटिक एनीमिया समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पर डीएनए की प्रोडक्शन नहीं हो रही, डीएनए की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो यहाँ पर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं एम्पेयर डिवीजन की वजह से एनलार्जमेंट हो रहा है और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया प्रोड्यूस कर रहा है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया हमारे पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया, इसके अलावा इसकी काजेज़ की बात करें तो हमारे पास ये अल्कोहलिज्म, जो शख्स लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनमें हो सकता है, जो लोग ज़्यादा लीवर डिजीज़ में मुब्तला हैं उनमें होता है, एंड नंबर थर्ड वन इज़ जो लोग ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें होता है। तो ये सारी चेंजेस ब्लास्टिक या मैक्रोसाइटिक एनीमिया सारी इस कंडीशन में डेवलप हो जाती हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास आरबीसी मीन करपस्कुलर वॉल्यूम 100 से ज़्यादा हो बाय डिफिशिएंसी ऑफ फोलेट एंड विटामिन B12 की वजह से, जो कि डीएनए सिंथेसिस के प्रिकर्सर हैं। अगर ये नहीं है तो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं है तो मिथाइल की ट्रांसफरेशन और एम्पेयर डिवीजन होगी, एम्पेयर डिवीजन से एनलार्जमेंट होगी, मेगेलो ब्लास्ट होंगे और ग्रेनुलोसाइटिक डिवीजन एम्पेयर्ड होगी, जिससे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोसाइटिक एनीमिया काज हो जाएगी। अगला हम बात करें फोलेट डिफिशिएंसी की। अगर हम सिंपल लें कि फोलेट डिफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, और ये फोलेट डिफिशिएंसी से हमारे पास कौन सी एनीमिया। फोलेट हमारे पास कहा जाता है कि ये ऑब्टेन होता है जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनसे हमारे पास फोलेट ऑब्टेन होता है, और कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें हमारे पास फोलेट होता है। अभी जो ग्रीन वेजिटेबल हैं और फ्रूट्स हैं उनमें क्या होता है? फोलेट होता है, और इसकी एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन, हमारे गट से एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो इसकी एब्जॉर्प्शन हमारे जेजुनम से होगी, और वहां से क्या एब्जॉर्ब होगा? फोलेट एब्जॉर्ब होगा। क्लिनिकल फीचर की मैं अगर बात करूं तो क्लिनिकल फीचर, जब आपके पास फोलेट की डिफिशिएंसी हो तो क्लिनिकल फीचर में कौन कौन से फीचर्स आते हैं? नंबर 1 वही बात है, जो आरबीसी का साइज होगा वो क्या होगा? मैक्रोसाइटिक आरबीसी आपकी मैक्रोसाइटिक होंगी, आरबीसी आपकी हाइपर सेगमेंटेड होंगी, मींस उसका जो न्यूट्रोफिल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा सेगमेंट। मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो हाइपर सेगमेंटेड होंगी और उसके अंदर ग्रेटर देन 5 लोब्स होंगे, लोब्स 5 से ज़्यादा होंगे, हाइपर सेगमेंटेड होगी। दूसरी कंडीशन जो है वो ग्लोसाइटिस होगी, टंग इन्फेक्शन होगा, और तीसरी जो है डिक्रीज सीरम फोलेट जो है हमारे पास क्या होगा? सीरम फोलेट कम होगा। एंड नंबर 4th वन इज इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन हमारे पास ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो मिथाइनिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, तो हमारे पास मिथाइनिन में कन्वर्ट नहीं है तो होमोसिस्टीन क्या ज़्यादा होगा? जो ही होमोसिस्टीन ज़्यादा होगा, चांस ऑफ इंक्रीज थ्रोम्बोसिस के चांस भी हमारे पास क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। और जबकि हमारे पास मिथाइल मेलोनोइक एसिड जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? इट वुड बी नॉर्मल। ये हमारे पास, तो देखिए ये फीचर्स मैं आपको बताऊं तो मैक्रोसाइटिक आरबीसी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ग्लोसाइटिस, डिक्रीज सीरम फोलेट, इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन होगा, और इस ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और मिथाइल मेलोनोइक एसिड की क्या होंगी? मिथाइल मेलोनोइक एसिड हमारे पास यहाँ पर लाड़। तो ये हमारे पास फोलेट डिफिशिएंसी एनीमिया है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फोलेट डिफिशिएंट हो जाता है। जो ही फोलेट आपका डिफिशिएंट हुआ, फोलेट के डिफिशिएंट होने के साथ ही हमारे पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया वगैरह आ गई। तो देखें, मैं आपको फिर एक बार रिवाइज कर दूं, इसमें ये कंडीशन होगी, फोलेट डिफिशिएंसी ऑब्टेन ऑफ द ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट से, एब्जॉर्प्शन जेजुनम से, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ग्लोसाइटिस, सीरम ग्लूफ्लोटेट कम हुआ, इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन हुआ। इसके ज़्यादा होने से हमारे पास थ्रोम्बोसिस हुई और मिथाइल मेलोनोइक एसिड हमारे पास नॉर्मल होगा। अगली जो डिफिशिएंसी है वो विटामिन B12 की वजह से हमारे पास मैक्रोसाइटिक एनीमिया आ रही है। अभी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से आगे किस तरह मैक्रोसाइटिक एनीमिया होती है, ये कैसे रोल अदा करता है,
वो हम पढ़ते हैं। विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 हमारे पास ये एक ऐसा विटामिन है जो 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 हमारे पास जिसका रिजर्वायर मेनली एनिमल्स प्रोटीन है। एनिमल्स प्रोटीन इसके मोस्टली रिजर्वायर्स हैं। और याद रहे कि हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड्स जितने भी हैं, सिलेवरी ग्लैंड की जो एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं। सिलेवरी ग्लैंड के एंजाइम मैं बात करूं एमाइलेज की, वो एमाइलेज क्या करता है, वो विटामिन B12 को लिबरेट करता है और विटामिन B12 जो है उसको बाइंड करता है एक फैक्टर के साथ जिसे हम क्या कहते हैं, आर फैक्टर को उसके साथ बाइंड कर देता है। क्या चीज़, एमाइलेज। नंबर 1, सिलेवरी ने विटामिन B12 को आर फैक्टर के साथ क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। नंबर 2, उसके बाद एक और एंजाइम आया, उसका नाम है पेंक्रियाटिक प्रोटीएज। पेंक्रियाटिक प्रोटीएज क्या करता है, पेंक्रियाटिक प्रोटीएज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पास ड्यूडिनम में है और ये ड्यूडिनम में जो एंजाइम है ये डिटैच कर देता है। ये जो बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग को डिटैच करना इसका काम है। इस बाइंडिंग को डिटैच करना पेंक्रियाटिक प्रोटीएज का काम है। तो इसने इस बाइंडिंग को क्या कर दिया, डिटैच कर दिया। जो ही डिटैच हुआ, अभी नंबर 3 विटामिन B12 आगे क्या करेगा, डिटैच हुआ विटामिन B12 आर फैक्टर से, विटामिन B12 जाएगा, इट विल बाइंड टू व्हाट, ये बाइंड होगा एक फैक्टर के साथ, उसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। विटामिन B12 आगे जाएगा और इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारे पास कहाँ पर हैं, जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हैं, उन पे जाके बाइंड हो जाए। तो यहाँ से विटामिन स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बाइंड हुआ और ये फर्दर जाके इट विल गेट एब्जॉर्ब देयर, वहाँ पर जाके ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू सिलेवरी ग्लैंड से एमाइलेज आया, उसने विटामिन B12 को आर फैक्टर के साथ अटैच किया और पेंक्रियाटिक प्रोटीएज ने ये डिटैच किया इसको, और डिटैच करने के साथ ही इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू हो के वहाँ पर इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई। तो ये एब्जॉर्प्शन यहाँ पर इस तरीके से हुई है, लेकिन अभी डिफिशियंसी की बात नहीं हो रही है। अभी इसकी डिफिशियंसी जो है, इस फैक्टर की डिफिशियंसी ये क्या करती है, इट विल टेक्स ईयर। क्यों ये साल क्यों लेती है, ये साल इसलिए लेती है क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी अप टू सेवरल ईयर ये हमारे पास लीवर में स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। अभी अगरचे इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उस एनीमिया का नाम क्या है, परनीशियस एनीमिया। याद रहे वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जिसमें हमारे पास विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, या तो ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, या ऑटो इम्यूनिटी के अलावा हमारे पास पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से। तो इस कंडीशन का नाम, इनसफिशिएंसी की वजह से उस कंडीशन का नाम परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है या ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट अपने ही इंटेस्टाइनल सेल के खिलाफ इम्यूनिटी जाएगी, या ये पेंक्रियाटिक प्रोटीएज जो है ये डिफिशिएंट होगा। तो उसकी वजह से जो एनीमिया आएगी उसका नाम क्या है, उसका नाम परनीशियस एनीमिया है। परनीशियस एनीमिया अगर जब डिफिशिएंट हो जाए, अगर डिफिशिएंट हो जाए तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, वो पर्सन आपको किस फीचर्स के साथ रिप्रेजेंट करेगा। वही कहानी है जो फोलेट डिफिशियंसी की थी। यहाँ पर हमारे पास मैक्रोसाइटिक आरबीसी होंगी, आरबीसी का साइज़ बढ़ जाएगा। मैक्रोसाइटिक आरबीसी के साथ साथ हमारे पास ग्लोसाइटस होगा, टंग की रफनेस हो जाएगी। मैक्रोसाइटिक आरबीसी के हाइपर सिगमेंटेड, वही कहानी है, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे। और इसके अलावा विटामिन B12 है ना, माइलिनेशन काज कर रहा है, तो इट विल काज कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
तो क्या करता है हमारे पास डीजेनरेशन ऑफ व्हाट कर देगा, स्पाइनल कॉर्ड की डीजेनरेशन कर देगा विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से। तो ये सारी कंडीशन जो डेवलप हो रही है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से फीचर्स के साथ हमारे पास पेशेंट आएगा। इसके बाद अगर मैं बताता चलूँ, विटामिन B12 एक को फैक्टर है और ये को फैक्टर किस चीज़ का है, जो किस में रोल अदा करता है, जो कन्वर्ट करता है हमारे पास मिथाइल मेलानोइक एसिड को। It will convert methyl melanoic एसिड को, ये मिथाइल मेलानोइक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किस में, सुसिनाइल को ए में। मिथाइल मेलानोइक एसिड को सुसिनाइल को ए में कन्वर्ट कर देता है और यही सुसिनाइल को ए हमारे पास यूज़ होता है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। अभी अगर आप बताएं, अगर ये कोफैक्टर नहीं है तो मिथाइल मेलानोइक एसिड से सुसिनाइल को ए में कन्वर्जन नहीं हो रही है और फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही है और ये कन्वर्जन नहीं हो रही है, तो हमारे पास डिफिशिएंसी में मिथाइल मेलानोइक एसिड क्या होगा, इट विल ये ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या कर देगा, इट विल इम्पेयर्ड स्पाइनल कॉर्ड माइलिनेशन। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनेशन को क्या कर देता है, माइलिनेशन को ये हमारे पास इम्पेयर्ड कर देता है। कौन, कोफैक्टर की डिफिशिएंसी से मिथाइल मेलानोइक कन्वर्जन नहीं हो रही है, ये ज़्यादा हो रहा है, इससे इम्पेयर्ड हो रहा है क्या चीज़, स्पाइनल कॉर्ड की माइलिनेशन से। तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज सीरम विटामिन B12 कम हो रहा है, इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन, हमारे पास होमोसिस्टीन इंक्रीज़ हो रहा है। होमोसिस्टीन की वही कहानी है, जब बढ़ेगा तो ये क्या काज करेगा, थ्रोम्बोसिस काज करेगा। एंड नंबर थर्ड, इंक्रीज मिथाइल मेलानोइक एसिड। मिथाइल मेलानोइक एसिड बढ़ा है तो हमारे पास इम्पेयर्ड स्पाइनल कॉर्ड माइलिनेशन की हमारे पास क्या होगी, इम्पेयरनेस हो गई। तो ये सारे फैक्टर विटामिन B12 की डिफिशिएंसी कैसे होती है और क्या काज करते हैं। विटामिन B12 जो है एब्जॉर्ब होता है एनिमल प्रोटीन से और सिलिवरी ग्लैंड के थ्रू, ये अमाइलेज के थ्रू रिसेप्टर पर बाइंड होगा। प्रोटीज इसे ब्रेक आउट कर देगा ड्यूडेनम में, यहाँ पर जो डिटैच हो जाएगा तो विटामिन B12 डिटैच होने के बाद इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे जाके क्या करेगा, लगेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वहाँ पर गेट एब्जॉर्ब। याद रहे कि डिफिशिएंसी का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, टेक्स ईयर लेते हैं, क्योंकि लीवर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर होता है। अगर इसकी डिफिशिएंसी हो रही तो उस एनीमिया का नाम परनीशियस एनीमिया है। वो या तो विटामिन B12 की एनीमिया की डिफिशिएंसी की वजह से, या तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, या तो पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से होगा। फीचर्स के साथ क्या आएगा, मैक्रोसाइटिक RBC होंगे, साइज इनलार्ज हो जाएगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे, ग्रेटर देन 5 लोब्स होंगे, ग्लोसाइटल्स और कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। इसके अलावा हम बताते चलें तो कोफैक्टर है जो कन्वर्ट करता है मिथाइल मेलानोइक एसिड को सुसिनाइल को ए में, और सुसिनाइल को ए हमारे पास फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में काम करता है। अगर ये कन्वर्जन नहीं हो रही है तो मिथाइल मेलानोइक एसिड ज़्यादा हो रहा है तो इम्पेयर्ड स्पाइनल कॉर्ड मेलानेशन हो रही है। डिक्रीज सीरम विटामिन B12, इंक्रीज सीरम होमोसिस्टीन जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगी, और इंक्रीज मिथाइल मेलानोइक एसिड जिसकी वजह से impaired spinal cord myelination हो गए। दिस वॉज ऑल अबाउट विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, जो हमारे पास पोर्शन है मैक्रोसाइटिक एनीमिया का सेकंड पार्ट, जो एक फोलेट डिफिशिएंसी था, एक विटामिन B12 डिफिशिएंसी है। तो इसके बाद हमारे पास नॉर्मोसाइटिक एनीमिया किसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारी ब्लड पैथोलॉजी में आगे जो है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के फीचर्स क्या है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस किसे कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया किसे कहते हैं, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स में किस तरह चेंजेस आती हैं, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशिएंसी एनीमिया किसे कहा जाता है। ये कंप्लीट लास्ट में फिर कॉम्स टेस्ट है और माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, ही सारे हम डिस्कस करेंगे और टेस्ट स्टेप वाइज बताएंगे।